हेलो एवरीवन, माय डियर फ्रेंड्स। आज हम रेजोनेंस की बात करेंगे। कभी कभी क्या होता है, एक कंपाउंड के लिए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए और कुछ भी कंपाउंड के लिए एग्जैक्ट स्ट्रक्चर लिखना पॉसिबल नहीं होता प्लेन एंड पेपर में। क्यों नहीं होता है, एग्जाम्पल लेके हम देखेंगे। कभी कभी कोई कंपाउंड के लिए एग्जैक्ट स्ट्रक्चर लिख पाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मोर देन वन स्ट्रक्चर लिखा जाता है। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वही जो मोर देन वन स्ट्रक्चर हम लिखते हैं उनके बीच कहीं पर होगा। इस कंसेप्ट को लेके हम आज पढ़ेंगे रेजोनेंस क्या है। व्हेन इट इज possible to write more than one structure for a compound, but none of them, when it is possible to write more than one structure for a compound but none of them can explain all the known properties of the compound completely, then different structures retained are called resonating structures, and the exact structure which cannot be written exactly on paper, cannot be written exactly on paper. The exact structure, resonating structures, and the exact structure which cannot be written exactly on paper. The exactly structure, ये तो इसका था, exact structure resides somewhere between these resonating structures, when it is possible to write more than one structure for a compound but none of them can explain all the known properties of the compound completely, then different structures written are called the resonating structure, and the exactly structures which cannot be written exactly on paper. The exact structure resides somewhere between these resonating structure, then the phenomenon is called the resonance. This phenomenon is called resonance. इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे। अब तक जब हम बेंजीन के बात बोल रहे थे, बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था। हम ऐसे करके मल्टीपल बॉन्ड दे रहे थे, और फिर कभी कभी हमको सार लोग बोल रहे थे, बोलते हैं कि कभी कभी आप ऐसे भी लिखो, डबल बॉन्ड किधर भी दो, लेकिन अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड दे देना, यानी इसको ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इसके पास और ये बॉन्ड इसके पास, ऐसे भी लिख सकते हो। और फिर दो जो स्ट्रक्चर हम बेंजीन के लिए लिख रहे हैं, इसको हम
डबल हेडेड एरो से लिख रहे हैं, और कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं बेंजीन को, ठीक है ना, ऐसे भी लिखते हैं बेंजीन को। ये बेंजीन जो है हम ये मतलब कंसिडर करते हैं कि ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का, इन दोनों का रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है, इन दोनों का रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है। हालांकि हम इसको भी नहीं बोल सकते हैं कि ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड को पेन एंड पेपर से लिखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है कैसा हो सकता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है एक स्ट्रक्चर का या फिर एक कंपाउंड का। और फिर ये जो स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं ये क्या है कि ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग, ये दोनों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, जो है रिजल्टेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स। तो चलिए देखते हैं हमारा डेफिनेशन के हिसाब से अभी क्या है। मोर देन वन स्ट्रक्चर रिटेन हुआ है किसके लिए, बेंजीन के फॉर्मूला के लिए, किसके लिए, बेंजीन के फॉर्मूला। इज इट विजिबल क्लियरली, यस। सो बेंजीन के लिए मोर देन वन स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं, और जो मोर देन वन स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, इस स्ट्रक्चर से पूरा बेंजीन का हर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है, ना इस स्ट्रक्चर से। इसलिए जब एक कंपाउंड के लिए मोर देन वन स्ट्रक्चर लिखा जा सकता है, लेकिन कोई भी स्ट्रक्चर एग्जैक्टली हर एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तब डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हम लिखते हैं इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो इनके बीच कहीं पर होगा, जिसको प्लेन एंड पेपर में लिख नहीं सकते हैं, उस फेनोमेनन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। अभी चलिए एक स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अभी जो बोलते हैं बेंजीन, ये बेंजीन को हमको क्या करना है, और थोड़ा नज़दीक से सोचना है, नज़दीक से समझना है, और ये जो है हमारे लिए क्या रे, हमारे लिए जो है वो रेजोनेंस टर्म, इसको और करीब से समझते हैं। देखिए बाबा, ये जो हम बेंजीन लिखते हैं ऐसे करके, यानी अगर हम ऐसे बेंजीन लिखेंगे, यानी ये हमको इंडिकेट करता है बेंजीन में, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6, C6H6। हर एक कार्बन में एक हाइड्रोजन जोड़ा हुआ है, इसको दिखाने का जरूरत नहीं होता है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। हर एक वर्टिसेस पे एक कार्बन है, कार्बन के बीच 3 कार्बन डबल बॉन्ड है और 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, अगर 3C डबल बॉन्ड C का बात हम करेंगे, तो अभी देखिए कि ये जो कंपाउंड है, कार्बन एंड कार्बन के बीच में 3 डबल बॉन्ड एंड 3 सिंगल बॉन्ड के बात किया जाता है। एंड अभी हमको देखना है कि C डबल बॉन्ड C, किसी भी कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है, इसका बॉन्ड लेंथ जो है ये करीब 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। बॉन्ड लेंथ को हम एंगस्ट्रॉम यूनिट में मेजर करते हैं। फिर उसी तरह किसी भी कंपाउंड में कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड लेंथ कार्बन सिंगल बॉन्ड का ये थोड़ा वीक बॉन्ड है डबल बॉन्ड से, यानी बॉन्ड लेंथ थोड़ा बड़ा होगा, 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। हमको ये मालूम होना चाहिए बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना स्ट्रांग होगा बॉन्ड उतना छोटा होगा बॉन्ड लेंथ। सो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो बेंजीन में अगर 3 कार्बन डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड है,
तो उसका बॉन्ड लेंथ ऐसा डिफरेंट आना चाहिए। जिस जिस केमिकल टेक्निक से, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से, मतलब जिस टेक्निक से एक कंपाउंड में होने वाला बॉन्ड्स को मेजर किया जाता है, अगर मेजर किया जाएगा बेंजीन का, तो हर एक बॉन्ड कभी भी सेम नहीं आएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। लेकिन क्या है, इन एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअल फैक्ट है ये है, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स मतलब ऑल 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, ऑफ कितना बॉन्ड लेंथ है, 1.39 एंगस्ट्रॉम, 1.39 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब है ये वाला जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये भी 1.39 एंगस्ट्रॉम है, और ये भी जो बॉन्ड है ये भी 1.39 एंगस्ट्रॉम है, ये भी जो बॉन्ड है 1.39 एंगस्ट्रॉम है। ये कैसे पॉसिबल है? हम तो बोलते हैं ना, ऐसे तो लिखते हैं स्ट्रक्चर 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर ऐसा होता तो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ हमको मिलता, लेकिन क्यों डिफरेंट नहीं आता है, लेकिन हर एक बॉन्ड इक्विवेलेंट आता है। इसका मतलब कुछ अलग सा चीज हो रहा है इनके बीच, तो आता है इन एक्चुअल फैक्ट क्या आता है, इनका रिजल्टेंट बॉन्ड लेंथ आता है 1.39 एंगस्ट्रॉम। यानी ये पूरा डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ नहीं है कि पूरा सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ही नहीं है। ये अगर बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसको बॉन्ड ऑर्डर क्या हम लिखेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम पढ़े हैं, जब डबल बॉन्ड रहता है बॉन्ड ऑर्डर को क्या हम लिखते हैं, 2। जब बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, इसका मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब 2 एटम के बीच में कितना बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है मतलब कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है। मतलब लेकिन ये बॉन्ड ऑर्डर जब 2 है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। जब बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ आता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। लेकिन आता कितना है बेंजीन में, 1.39 एंगस्ट्रॉम। मतलब ये दोनों बॉन्ड ऑर्डर के बीच में कहीं पर है, मतलब बॉन्ड सिंगल नहीं है कार्बन कार्बन के बीच, नॉर ये डबल बॉन्ड है। सो 1.39 एंगस्ट्रॉम 1 नहीं है, 2 नहीं है, मतलब क्या है, 1.5 है। पूरा डबल बॉन्ड नहीं है, पूरा सिंगल बॉन्ड नहीं है। तो बेंजीन में बॉन्ड कितना बॉन्ड है, 1.5 बॉन्ड है। कुछ अजीब सा लग रहा है ना। सो बॉन्ड ऑर्डर इन, इधर इंप्लाइज दे देंगे, बॉन्ड ऑर्डर इन बेंजीन इज 1.5। इज इट विजिबल? यस, 1.5। सो ये है बात। इसीलिए तो हम बेंजीन का स्ट्रक्चर लिख नहीं पाते हैं, मोर देन 1 स्ट्रक्चर लिखते हैं। एंड मोर देन 1 स्ट्रक्चर लिखने से क्या होता है, हम इसीलिए ही हम लिखते हैं इधर इधर डबल बॉन्ड, फिर इसको अल्टरनेट करके इधर 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 डबल बॉन्ड और एक डबल हेडेड एरो देते हैं। इसका मतलब ये जो पाई बॉन्ड है ये फिक्स नहीं है, ये बदलता रहता है। यानी इधर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इधर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, इधर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, इधर भी डबल बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। मतलब ये नहीं तो क्या है, हर एक कार्बन कार्बन के बीच में वही सिमिलर बॉन्ड टाइप है। आसपास इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 नहीं, 2 नहीं, 1.5 है। इसीलिए 1.54 नहीं, 1.34 नहीं, 1.39 है एंगस्ट्रॉम। समझ गए ना। तो इसीलिए 1.5 को कैसे लिखेंगे बॉन्ड, तो इसीलिए ही हम इधर क्या करते हैं, ऐसे 2 स्ट्रक्चर लिखते हैं, मोर देन 1 स्ट्रक्चर लिखते हैं, और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है इनके बीच कहीं पर है। ये है रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट। डिड यू गेट मी ना? ओके। हाँ, कुछ और एक बात भी हम ले सकते हैं। अगर खाली इसको लिख दें बेंजीन, ऐसे तो लिख के हम आगे जाते हैं,
बेंजीन का स्ट्रक्चर कहने से हम ये लिख लेते हैं, लेकिन माइंड में ये इंप्रेशन रहना चाहिए ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन नहीं है, केकुल्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। दीवार स्ट्रक्चर, ऐसे कई सारे केमिस्ट जो आए बेंजीन का स्ट्रक्चर ढूंढने के लिए प्रयास किए, कोई भी स्ट्रक्चर आज तक एग्जैक्टली हर एक प्रॉपर्टीज जो बेंजीन का है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। सो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है इसके अलावा कुछ लिखने के लिए, तो इसलिए ये है रेजोनेंस कॉन्सेप्ट। जो भी हो बाबा, अभी हम क्या करेंगे, हाँ मैं एक बात बोलने वाला था, अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड करके लिखेंगे कार्बन कार्बन डबल नॉर्मल कंपाउंड में जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, लेट मी चेंज द पेन, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो ये अल्कीन्स होता है। नॉर्मली अल्कीन्स क्या शो करते हैं, अल्कीन्स शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडी लिखने से क्या हम समझते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। क्या है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हम आगे जाके समझेंगे, अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। इसका मतलब ये तो समझ पाएंगे कि नहीं, अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं डबल बॉन्ड होने से, ये भी दिखाना चाहिए। लेकिन ये डबल बॉन्ड हम लिख रहे हैं क्योंकि एक्चुअली ये डबल बॉन्ड नहीं है, इसीलिए ये डबल बॉन्ड होते हुए भी एक्चुअली तो है नहीं, लेकिन हम लिखते हैं ना। हमको समझ लेना चाहिए ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, ये डबल बॉन्ड नहीं है, तो अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं दिखाएगा। तो ये बन गया, सो बेंजीन डज नॉट शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। डिड यू गेट मी ना? तो ये है रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी चलेंगे क्या क्या कंडीशन है रेजोनेंस का, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, इट्स बीन 18। ओके, अभी चलेंगे क्या रे, चलेंगे कुछ कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। ओके, अब चलेंगे कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। कंडीशंस क्या है आज के लिए, ये प्रॉब्लम क्यों कर रहा है,